वेलकम टू गोयल आईएएस। जैसे कि आप जानते हैं पीपीएससी एसडीओ का जो पेपर है वो आपके मोस्ट प्रॉब्ली 2-3 महीने में हो जाएगा। और 2-3 महीने में हो जाएगा इसका मतलब आप जानते ही हैं कि 90 क्वेश्चंस तो आपके स्पेसिफिक है। 90 क्वेश्चन जो हैं वो एसडीओ यानी कि हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है। बाकी आपके जीएस के भी क्वेश्चन हैं। तो आज 1 जैन से आपके ये क्वेश्चन शुरू किए जा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आप लेवल देखेंगे लेवल से आप समझ जाएंगे कि किस तरह से आपको पढ़ाया जाएगा। आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। पहला लेक्चर है तो हम बात करेंगे इसमें किस तरह से हमारे जो भारत का जो संविधान है उसकी क्या एक पृष्ठभूमि है, उसका कैसे एक विकास हुआ है। क्योंकि अगर समाज का विकास होता है तो ऑब्वियसली संविधान का भी विकास होगा, क्योंकि संविधान जो है वो एक मूल कानून है, एक फंडामेंटल लॉ है समाज का। तो अगर समाज का विकास होता है, एवोल्यूशन होता है, तो संविधान का भी एवोल्यूशन होता है। और इसमें कुछ हम इसके जो फीचर्स हैं, इसकी जो विशेषताएं हैं वो हम देखेंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि जैसे समाज जो है परिवर्तनशील है, वैसे ही संविधान को भी परिवर्तनशील बनाना पड़ता है। इसीलिए एक संशोधन का प्रावधान होता है, यानी कि अमेंडमेंट का प्रोसीजर दिया जाता है। हम अच्छी तरह जानते हैं आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 में इसका जिक्र है, राइट। और हम देखेंगे इसमें क्या मूल ढांचे का क्या सिद्धांत है, ये सब हम देखने वाले हैं, राइट। तो आइए जरा देखते हैं। तो यहां पर देखिए, जो अगर मैं बात करूं डेफिनेशन की, एक परिभाषा की, तो यहां पर परिभाषा है कि अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ पीपल्स फेथ, ये समझने वाली बात है, एंड एस्पिरेशंस पोसेसिंग अ स्पेशल लीगल सैंक्टिटी। देखिए, इसको समझना आपको बहुत जरूरी है। यहां पर सबसे पहले समझिए आप लीगल सैंक्टिटी का क्या मतलब है। सैंक्टिटी मतलब होता है पवित्रता। अब देखिए, लीगल डॉक्यूमेंट, क्या मैं हमारे संविधान को लीगल डॉक्यूमेंट भी कह सकता हूं, लीगल कानूनी दस्तावेज कह सकता हूं। देखिए, वो कहीं ना कहीं संविधान का एक मुझे लगता है एक अपमान हो सकता है। जैसे आपका एक ड्राइविंग लाइसेंस होता है, आपका एक वोटर आईडी होता है, तो ये आपके कहीं ना कहीं कानूनी दस्तावेज होते हैं, परंतु ये केवल आप तक सीमित होते हैं, राइट। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस है वो आप ही का तो है, किसी और का तो नहीं है ना। परंतु जब मैं संविधान की बात करता हूं, संविधान केवल एक इंडिविजुअल तक सीमित नहीं होता है, क्योंकि इसमें हमारे समाज की बातें होती हैं, हमारे जो एक राज्य होता है उससे उससे संबंधित नियम होते हैं। तो समझ लीजिए इसका दायरा कितना बड़ा है। तो इसको केवल एक कानूनी दस्तावेज, एक लीगल डॉक्यूमेंट कहना इसको जस्टिफाई नहीं होगा। पहली बात तो ये समझिए। और पवित्रता, सैंक्टिटी शब्द का यहाँ इसलिए भी इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे जो हमारे ग्रंथ होते हैं, चाहे बाइबल है, चाहे ऋग्वेद है, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब है, चाहे कुरान है, उसमें हम किसी भी तरह का प्रश्न नहीं पूछते हैं, क्योंकि उसकी मर्यादा, उसकी गरिमा इतनी बड़ी है। वैसे ही संविधान में जो दिए गए नियम हैं उनकी भी गरिमा इतनी पवित्र होती है, इतनी विशालकाई होती है कि उसमें हम प्रश्न नहीं उठाते हैं। इसीलिए ज्यादातर हम संविधान को एक लीगल सैंक्टिटी कहते हैं। इसीलिए कहते हैं सर्वोपरि संविधान, संविधान सबसे ऊपर है, राइट। और पीपल्स फेथ, जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पर पीपल फेथ का क्या मतलब है, लोगों का भरोसे का क्या मतलब है। क्योंकि देखिए, संविधान को ज्यादातर उसी देश के लोग बनाते हैं जिस देश में वो लागू किया जाता है। अगर मैं भारत के संविधान की बात करूं तो आप अच्छी तरह जानते हैं प्रथम बैठक जो हुई थी, फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी, वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और 26 नवंबर 1949 यानी कि 2 साल 11 महीने 18 दिन के बाद हमने अपने आप को संविधान को समर्पित किया। तो इसका मतलब है कि हमारा भरोसा है इस पे, क्योंकि हम सब ने मिलकर समझौता किया और अपने आप को समर्पित किसे किया, संविधान को। तो इसीलिए इस पे लोगों का भरोसा होता है कि ये किसी राजशाही के द्वारा नहीं आया है, ये एक आम लोगों के द्वारा आया है, राइट। तो ये चीज याद रखना। एंड द एस्पिरेशंस पोजेसिंग, अब मैंने बता ही दिया इसमें, इसका मतलब है कि ये एक पवित्र ग्रंथ की तरह इसका जिक्र किया जाता है या ये माना जाता है संविधान। तो इसलिए याद रखिएगा, कभी भी संविधान को एक केवल लीगल डॉक्यूमेंट कहना जस्टिफाइड नहीं होगा, राइट। ये बात याद रखेगा, क्योंकि लीगल ड्राइविंग लाइसेंस है, कभी उसमें कुछ गलतियां हो जाती हैं और कहीं ना कहीं आपके संविधान में ये गलतियां नहीं देखी जाती हैं, ये ना के बराबर होता है। कभी भी गलती नहीं होनी चाहिए संविधान में, राइट। आगे देखते हैं, अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फंडामेंटल लॉ ऑफ अ कंट्री। फंडामेंटल लॉ ऑफ अ कंट्री का क्या मतलब है, फंडामेंटल लॉ ऑफ अ कंट्री। फंडामेंटल लॉ ऑफ अ कंट्री का मतलब होता है कि हमारा जो देश है वो कुछ सिद्धांतों से चलता है। वो सिद्धांत जो हैं वो कहीं ना कहीं बड़े जटिल होने चाहिए, एकदम स्थिर होने चाहिए। अब जटिल से मेरा मतलब आप सोचेंगे कि ये सर ये तो कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, पर कभी कभी कॉम्प्लेक्सिटी में ही एक जटिलता होती है, वो अभी आगे आपको समझ में आएगा, राइट। जैसे कुछ प्रश्न होते हैं जो जटिल होते हैं पर वो स्थिर भी होते हैं,
ठीक है। तो फंडामेंटल लॉ ऑफ अ कंट्री का मतलब है कि हमारे जो राज्य होता है, जो देश होता है, उससे संबंधित जो भी नियम होते हैं वो इसमें दर्शाए जाते हैं। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे हमारे वहाँ सिद्धांत है कि हम समाजवादी हैं, हमारी जो सिद्धांत है वो समाजवादी सिद्धांत है। और समाजवादी सिद्धांत में क्या होता है, ज़्यादातर समानता को महत्व दिया जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि भारत सरकार कोई भी नियम बनाती है तो वो समानता के विरुद्ध कोई भी नियम नहीं बनाती है। अगर आरक्षण का भी इस्तेमाल करती है तो वो उन्हीं लोगों को देती है जो लोग अन्य वर्गों से नीचे हैं, राइट। तो ये चीज याद रखेगा। इट इज अ रूल बुक ऑफ अ नेशन विथ रेगुलेट्स दी सोसाइटी एंड इट्स लॉ। मैंने बताया था ये एक रूल बुक है राष्ट्र की आपके, जो कहीं ना कहीं सोसाइटी और जो सोसाइटी में बनाए गए जो नियम कानून होते हैं, लॉज होते हैं, जैसे हमारे वहाँ संसद बनाती है अधिनियम के माध्यम से, एक्ट के माध्यम से, उनको ये रेगुलेट करता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जा रही है, राइट। फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के कार्य की बात की जा रही है। तो हम देखेंगे, और मेरे हिंदी मीडियम के बालक बालिका बिल्कुल निश्चिंत रहे, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं हिंदी में भी आपको पढ़ाऊं जिससे कि इंग्लिश वाले भी और हिंदी वाले भी सेटिस्फाई हो जाएं, राइट। तो यहां पर क्या है, हमारे संविधान के फंक्शंस की बात की गई है, कार्य की बात की गई है। सबसे पहले देखिए, जो संविधान होता है उसके दो रूप हमें दिखते हैं, मुख्यतः दो रूप हमें दिखते हैं। एक होता है लिखित यानी कि रिटन, एक होता है अलिखित यानी कि अनरिटन। अब रिटन और अनरिटन को ये नहीं समझा जाए, आमतौर पर तो ऐसा लगेगा जो लिखा नहीं जाता वो अनरिटन है, अलिखित वो है जो लिखा नहीं गया, राइट। परंतु इसका ये मतलब होता है, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, आप कोरे कागज में आप कुछ लिख के देते हैं, जैसे किसी से आपने पैसे लिए हैं और आपने उसको कोरे कागज ब्लैंक पेपर में लिख के दिया है कि मैं आपको पैसे इतने दिन में लौटा दूंगा। पर देखिए उसका कोई भी एक कानूनी महत्व नहीं होता है, कानूनी महत्व नहीं होता, उसका कोई वैल्यू नहीं है। लिखा तो गया है पर उसका लीगल डॉक्यूमेंट की तरह वो इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। वहीं पर एक प्रॉपर स्टैम्प पेपर में एक नोटरी के द्वारा आप कुछ लिखते हैं तो उसका एक लीगल वेटेज होता है। आप समझ गए, दोनों में लिखा गया है, एक है प्लेन पेपर, एक है आपके स्टैम्प ड्यूटी जिसमें नोटरी कराई गई है, तो दोनों में लिखा गया, पर ज़्यादा लीगल वेटेज किसका ज़्यादा है? ऑब्वियसली नोटरी का। तो वही चीज़ होती है, एक रिटर्न जो होता है जिसमें औपचारिक रूप से लिखा जाता है, और एक अनरिटन जो होता है जिससे अनौपचारिक रूप में लिखा जाता है। तो पहले तो ये समझ लीजिएगा ये होता है, और याद रखिएगा अनरिटन में ज़्यादातर जो नियम होते हैं वो संसद या आपकी जो न्यायपालिका होती है, न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी, वो बनाती है। और वो ज़्यादातर क्या होते हैं, ये संविधान का रूप बढ़ता रहता है क्योंकि इसमें संशोधन करना बहुत आसान होता है, जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। पर जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें संशोधन करना इतना आसान नहीं होता है, राइट। तो कहीं ना कहीं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें ये दिखता है कि यहाँ पर संविधान जो होता है वो सर्वोपरि होता है। इसीलिए भारत में अगर आप देखेंगे संविधान एक लिखित रूप में है, रिटन फॉर्म में। कहाँ? भारत में। इसीलिए भारत में सर्वोपरि क्या होता है? संविधान। सर्वोपरि संविधान यानी कि सबसे ऊपर कौन है? संवैधानिक नियम। अब देखिए, चाहे संविधान रिटन है या अनरिटन है वो मैंने आपको बता दिया है, और भारत में आपका लिखित संविधान है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अगर इन दोनों को अगर मैं देखूं, कहीं ना कहीं दोनों संविधान है। क्या फंक्शन है इनके? एक्सप्रेशन ऑफ आइडियोलॉजीज। अब यहाँ पर क्या मतलब है, जो सिद्धांत होते हैं उसको ये दर्शाते हैं। जैसे भारत में आप देख लीजिए, भारत एक समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, समानता की बात करता है। तो इस तरह से जो सिद्धांत है हमारे वहाँ वो दर्शाता है हमारा, ठीक है। जैसे मैं अगर सेक्युलर की बात करूँ, पंथ निरपेक्ष की बात करूँ, तो जब आप अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26 को पढ़ते हैं तो आपको क्या दिखता है? ये यहाँ से हमारे संविधान का जो मूल सिद्धांत है वो दर्शाता है। यानी कि 25 के द्वारा मैं किसी भी धर्म को, अगर मेरा जो चेतना है वो किसी भी धर्म को स्वीकार करना चाहती है, जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, चेतना होनी चाहिए, कॉन्साइंस होना चाहिए। अगर मैं किसी धर्म को स्वीकारता हूँ तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए बाबा साहब ने मृत्यु के समय 1956 में एक हिंदू घर में पैदा होने के बावजूद उन्होंने एक बुद्धिज्म धर्म को अपनाया। क्यों? क्योंकि हमारा जो सिद्धांत है वो है पंथ निरपेक्ष है, और 26 के द्वारा आप धर्म से जुड़े हुए जो भी रीति रिवाज होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, उसको आप लागू कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, राइट। तो ये है आपका एक एग्जाम्पल मैंने दिखाया। तो यहाँ पर देखिए ये सब चीज़ें, अनुच्छेद 25 और 26 क्यों हो पा रहा है? क्योंकि वी आर पंथ निरपेक्ष, वी आर सेक्युलर। दूसरा देखिए, एक्सप्रेशन ऑफ बेसिक लॉस। अब बेसिक लॉस का यहाँ पर मतलब होता है जैसे जो आपके, जैसे मैंने कहा ना, एक समाजवादी विचारधारा, ये एक बेसिक लॉ हो गया। जैसे जो भी हमारे मौलिक अधिकार होते हैं जो भाग 3 में है, पार्ट 3 में आपको पता आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, वो आपके बेसिक लॉ होते हैं। जैसे राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी। ऑल्दो ये बात सत्य है कि राइट टू प्रॉपर्टी
44वें संशोधन 1978 से एक लीगल राइट बना दिया गया है, यानी कि भाग 3 यानी कि पार्ट 3 से निकालकर उसे कहां डाल दिया गया है, अनुच्छेद 300 क 300A में डाल दिया गया है। पर संविधान में ज्यादातर ये बेसिक लॉ की कैटेगरी में आते हैं, राइट। आगे देखते हैं, जैसे मैंने बताया आपको, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, राइट टू असेंबल हो गया, सारे के सारे आपके कहाँ मिलते हैं, आर्टिकल 19 में, राइट। तो ये हमारे कुछ बेसिक लॉज होते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो भी आपके वो कहीं ना कहीं आपके बेसिक लॉज की कैटेगरी में भी आते हैं, राइट। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क। ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क का मतलब होता है जैसे कि एक संस्थात्मक संस्था का एक ढांचा परिभाषित किया गया है, जिससे कि आगे चल के कोई विवाद ना हो। जैसे आप जानते हैं, अगर मैं राज्य को देखूं तो राज्य की जो शक्ति होती है, वर्तमान में इन शक्तियों को 3 में विभाजित किया जाता है। पावर इज डिवाइडेड इनटू 3, आप जानते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो इनका आपस में कैसे ये कम्युनिकेट करेंगे, कैसे कोऑर्डिनेट, कैसे कोऑपरेट करेंगे आपस में, और कहीं ना कहीं कैसे एक दूसरे के काम में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो ये सब चीज़ें हमारे कहाँ दिखती है, हमारे संविधान में, राइट। जैसे आर्टिकल 52 में हमारे राष्ट्रपति के बारे में बता रखा है कि वो एक एग्जीक्यूटिव हेड होंगे, उनकी शक्तियों के बारे में आने वाले जो आर्टिकल 53, आर्टिकल 54 इस तरह से बता रखा है किस तरह से इनको नियुक्त किया जाएगा, क्या इलेक्शन होगा, क्या इनका कार्य होगा। जैसे आर्टिकल 74 देख लीजिए, आर्टिकल 74 में लिखा गया है कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो मंत्रिपरिषद के सलाह से काम करेंगे। क्यों? क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हैं और राष्ट्रपति हमारे अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट वे में निर्वाचित हैं। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र में ज़्यादा शक्ति उसको दी जाएगी जो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित है। तो आर्टिकल 74 ये बताता है। वैसे ही मैं आर्टिकल 1 to 4 देखूं, जहां पर हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है, तो वहां पर उनकी शक्तियों के बारे में बता रखा है, राइट। तो ये चीज़ हमें समझनी है। सारा का सारा ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क भी हमें कहाँ से दिखता है, हमारे संविधान से, राइट। आगे देखते हैं। तो ये संविधान के कार्य पर हमने चर्चा करी है। अब देखिए फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखेंगे। लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बताता है हमें ये। लेवल ऑफ गवर्नमेंट का मतलब हो गया यहाँ पर आपका, देखिए जैसे आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट जो होती हैं वो अलग अलग तरह की होती हैं, ठीक है। और हमारे जो गवर्नमेंट होते हैं उसके डिफरेंट ऑर्गन्स भी होते हैं। ऑर्गन से यहाँ पर मतलब है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका। और यहाँ पर देखिए वेदर इट इज़ अ फेडरल, यानी कि आपको पता है हमारा जो एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, एक संरचना होती है राज्य की, एक सरकार की, वो कैसी है। क्या वो संघीय है, क्या वो परिसंघीय है। संघीय मतलब फेडरल होता है, परिसंघीय मतलब कॉन्फेडरेशन होता है, एकात्मक मतलब यूनिटरी होता है, राइट। ये डोंट वरी, हम सारा पढ़ने वाले हैं, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। फेडरल में ये होता है जहाँ पर डिवीजन ऑफ पावर होता है, जो कि आपको यूएसए में अच्छा खासा दिखता है। फेडरेशन में क्या होता है कि आपका डिवीजन ऑफ पावर होता है। वैसे इसको ऐसा मत समझिएगा, इसको ये समझिए आप, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि फेडरल को अभी आप, फेडरल सिस्टम को आप इंडिया में रखिएगा और कॉन्फेडरेशन को आप यूएसए में रखिएगा। दोनों में क्या अंतर होता है? दोनों में ये होता है, फेडरल को पहले ये समझ लीजिएगा, इसको संघीय कहते हैं और कॉन्फेडरेशन को परिसंघीय कहते हैं। फेडरल को क्या कहते हैं? संघीय, और कॉन्फेडरेशन को परिसंघीय। दोनों में क्या अंतर होता है? दोनों में ये अंतर होता है कि अगर मैं फेडरल की बात करूं तो इसमें जो प्रांत होते हैं उनके पास कहीं भी ये शक्ति नहीं होती है कि वो संघ से दूर हो पाए, क्योंकि संघ ने पूरा का पूरा प्रांतों को स्वीकारा होता है, प्रांतों को एक्सेप्ट किया होता है, रिकॉग्नाइज किया होता है। तो प्रांतों के पास, यानी कि राज्यों के पास, वर्तमान में 28 राज्य हैं ना भारत के, उनके पास ये शक्ति नहीं है कि अपने यूनियन से वो बाहर हो जाए, अपने संघ से वो बाहर हो जाए। उसे हम कहते हैं फेडरल। इसमें किसी भी तरह का एग्रीमेंट नहीं है। और कॉन्फेडरेशन में क्या होता है, यहाँ पर जो प्रोविंसेस होती हैं, जो प्रांत होते हैं, वो आपस में एग्रीमेंट करके एक संघ का निर्माण करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये जब चाहें इस संघ से बाहर भी आ सकते हैं, क्योंकि ये एग्रीमेंट के द्वारा हुआ है। तो यूएसए में, इसीलिए हम यूएसए में कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका का जो निर्माण हुआ है वो स्टेट्स के यूनाइटेड होने से हुआ है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं। क्या हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि इंडिया में कॉन्फेडरेशन नहीं है, इंडिया में फेडरल है। तो ये बात याद रखेगा, राइट। और यूनिटरी का मतलब होता है एकात्मक, जहाँ पर केवल एक ही के पास शक्ति होती है, एक ही यहाँ पर सरकार होती है। जैसे केंद्र सरकार है तो केवल केंद्र सरकार हो गई। भारत में ये होता है, भारत में ये होता है जब माहौल खराब होता है। जैसे कि आर्टिकल 352 की मैं बात करूँ, 352 की अगर मैं बात करूँ, तो वहाँ पर आप देखते हैं इमरजेंसी का प्रावधान दिया गया है, आपातकाल का, जिसमें जो हमारा एक संघीय ढांचा है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, वो किस में चेंज हो जाता है? एकात्मक में, राइट। तो यहाँ पर भी हमारा सारा का सारा हमें संविधान के द्वारा पता चलता है कि हम किस तरह की हमारी जो गवर्नमेंट है वो किस तरह का है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो संरचना है वो किस तरह की है। क्या वो संघीय है, क्या वो परिसंघीय है, क्या वो एकात्मक है, राइट। फेडरल है, कॉन्फेडरेशन है और यूनिटरी है। आगे देखते हैं प्रोविजंस ऑफ अमेंडमेंट। ये मैंने आपको बताया दिया था। जैसे कि हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो समाज होता है वो परिवर्तनशील होता है। समाज जो होता है परिवर्तनशील होता है, और जो समाज का जो
मूल कानून है, मूल सिद्धांत है, वो हमारे संविधान में होते हैं। तो इसीलिए अगर समाज का जो सोसाइटी का एक बेसिक रूल है वो चेंजेबल है, वो इवॉल्व करती है, ठीक है, वो विकसित होती है, तो इसीलिए संविधान का भी कहीं ना कहीं एक मूल मंत्र होगा कि उसे एक विकासशील बनाना पड़ेगा। इसीलिए हमारे संविधान में अमेंडमेंट यानी कि संशोधन का प्रावधान दिया गया है, जो कि आपको आर्टिकल 368 में दिखता है, ठीक है। परंतु ये जो प्रावधान है, ये जो विकसित करने का ये जो प्रावधान है आर्टिकल 368 में, ये यूनिफॉर्म वे में होना चाहिए। यूनिफॉर्म होने का मतलब है कि इसका इस्तेमाल केवल भारत के उपलक्ष्य में देखा जाए तो केवल पार्लियामेंट कर सकती है, ओनली पार्लियामेंट, ओनली पार्लियामेंट, ये बात आपने याद रखनी है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा है, जैसे एक यहाँ पर आप देखिएगा, तो अभी तक हमने क्या देखा, यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि संविधान में दिए गए सिद्धांतों को, संविधान में पहले सिद्धांत होते हैं, उस हिसाब से समाज परिभाषित होता है, यानी कि संविधान में जो होता है वही हमें समाज में दिखता है। पर ऐसा कभी कभी हमें नहीं दिखता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिखा रखा है सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसे आप यूएसएसआर कहते हैं, जो आप जानते हैं 1991 में खंडित हो गया था। फिर उसमें से काफ़ी सेंट्रल एशियन देश निकले, रशिया निकला, परंतु अभी यूएसएसआर की बात करेंगे। और यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में। देखिए दोनों ही यहाँ पर विपरीत हैं। कैसे? सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो उसका जो संविधान है, अगर मैं सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूँ, 1918 में आया, 1924 में आया, 1936 में आया, 1977 में आया, इस तरह से इसका बार बार संविधान बदला गया। और संविधान में जो जो सिद्धांत लिखे गए, जैसे कि एक कम्युनिस्ट सिद्धांत को अपनाया गया, यहाँ पर एक सोशलिस्ट पैटर्न को अपनाया गया। अब ये कम्युनिस्ट क्या है, सोशलिस्ट क्या है, वो हम आगे चर्चा करेंगे, डोंट वरी। फिलहाल इतने याद रखेंगे, जो ये कम्युनिस्ट विचारधारा जो रखी गई, किसके सिद्धांतों पे? मार्क्स और लेनिन, मार्क्स, कार्ल मार्क्स और लेनिन। तो यहाँ पर ये था कि ये लिखा गया था कि यहाँ पर जो है, जो भी रिसोर्सेस होंगे वो राज्यों के होंगे, सबको समानता मिलेगी। इस तरह से सिद्धांत हमें दिखते हैं सोवियत के संविधान पे। परंतु वास्तविकता में यहाँ पर जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, जो प्रोलिटेरिएट थे, आगे चलकर प्रोलिटेरिएट कौन थे? ये एक मजदूर वर्ग था। इसी ने कहीं ना कहीं आगे चलकर सत्ता हासिल करी और कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट पार्टी का जन्म दिया। और कम्युनिस्ट पार्टी ने जो सिद्धांत लिखे थे संविधान में सोवियत के, यानी कि समानता की बातें, अधिकारों की बातें, लोकतंत्र की बातें, परंतु वास्तविकता में कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने पास सत्ता रखी और ऐसी रखी कि बिल्कुल भी सिद्धांतों को लागू नहीं किया, बिल्कुल विपरीत। तो यहाँ से हमने क्या देखा? सोवियत में जो सिद्धांत इन्होंने अपने संविधान में संविधान में दर्शाया था, उसको वास्तविकता का रूप नहीं दिया। आज भी आप जाइए, अगर चाइना की बात करूँ, चाइना अपने आप को डेमोक्रेटिक बोलता है, उसके संविधान को भी आप पढ़िए, डेमोक्रेटिक बोलता है, सेक्युलर भी बोलता है कहीं ना कहीं, परंतु कहीं ना कहीं आपको दिखता है कि वास्तविकता कुछ और है। वहाँ पर आज भी एक पार्टी रूल करती है, चाइना में। और वैसे ही देखिए अमेरिका में क्या है, अमेरिका में उनके ना ही कभी अब उनका जो संविधान पढ़ते हैं, संविधान में आपको दिखेगा कि कहीं पर भी उन्होंने ये नहीं बता रखा है कि वो कैपिटलिस्ट होंगे, वो वेलफेयर वाले स्टेट होंगे, कहीं पर भी नहीं बता रखा है। आप देख लीजिएगा उनका जब संविधान पढ़ेंगे। परंतु इन सिद्धांतों को उनके वास्तविक रूप में देखा जाता है, प्रैक्टिकल फॉर्म में हमें दिखते हैं कि वहाँ पर वेलफेयर की बात है, वहाँ पर मैटरनिटी लीव मिलती है, वहाँ पर कहीं ना कहीं बेरोजगारी भत्ता मिलता है, लोगों का ध्यान दिया जाता है, पब्लिक वेलफेयर की बात की जाती है। कहीं ना कहीं वहाँ पर ज़्यादा लोगों से, उन लोगों से ज़्यादा टैक्स नहीं लिया जाता जो लोग गरीब हैं। तो इस तरह से आपको क्या दिख रहा है? ये वेलफेयर स्टेट के मैं आपको बता रहा हूँ उदाहरण। तो यूएसए में वेलफेयर स्टेट के उदाहरण हमें दिखते हैं, परंतु उनके संविधान में हमें ये बातें नहीं दिखती। तो हमने क्या देखा? यूएसए यानी कि सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन देखें और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन देखें, इसमें हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये बताया जा रहा है कि संविधान में जो सिद्धांत लिखे होते हैं, कभी कभी वो वास्तविकता में नहीं होते हैं, वास्तविकता में कुछ और होता है। तो सोवियत के संविधान में कुछ और लिखा गया है, परंतु वास्तविकता में हमें नहीं दिखता है। और यूएसए में संविधान में उन्होंने नहीं लिखा है, पर वास्तविकता में दिखता है, राइट? तो ये चीज़ याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे देखते हैं अंडरस्टैंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए यहाँ पर क्या समझना है हमने, यहाँ पर जो समझना है वो समझना है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, और हिंदी में इसे कहते हैं संविधानवाद। संविधानवाद क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है? संविधानवाद क्या करता है, ये जो आपका राज्य होता है, ये किसी भी तरह से तानाशाह ना हो जाए, ये एब्सोल्यूटिस्ट ना बन जाए। एब्सोल्यूटिस्ट मतलब होता है जिसके पास संपूर्ण शक्ति हो जाए। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, पावर में करप्ट, पर एब्सोल्यूट पावर एब्सोल्यूटली करप्ट। किसी को अगर आप निरंकुश शक्ति प्रदान कर देंगे तो वो कहीं ना कहीं उसके भ्रष्ट होने के पूरे चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में होता है कि राज्य को संविधान के
अंतर्गत कार्य करना पड़ता है। क्या कहा मैंने? राज्य को यानी कि जो सरकार है उसको संविधान के अंतर्गत काम करना पड़ता है। संविधान जो उससे कहेगा, संविधान के अंदर ही उसे काम करना है। क्या भारत में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है? बिल्कुल है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूं, राष्ट्रपति अपने मन से कोई भी कार्य नहीं कर सकते, उनको हमेशा संवैधानिक नियमों के तहत ही काम करना पड़ता है। अर्थात अब जैसे राष्ट्रपति के पास पार्डनिंग पावर होती है ना, क्षमा देने की जो शक्ति है राष्ट्रपति की, जो अनुच्छेद 72 आर्टिकल 72 में मेंशन है, यानी कि वो किसी की फांसी को रोक सकते हैं, ऐसा नहीं है। उनको ये प्रावधान काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अकॉर्डिंग करना पड़ता है। ये संविधान में मेंशन है, क्योंकि साफ लिखा गया अनुच्छेद 74 में आर्टिकल 74 में कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो किसके अनुसार काम करेंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, राइट। तो ये चीज़ याद रखनी है आपने। और जैसे हमारी सरकार है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं, जो केंद्र में बैठे हैं, जो केंद्रीय सरकार है, अगर वो अपना बहुमत खोती है तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो ये सब आप देखते होंगे कि हमारे संविधान में मेंशन है। तो संविधान क्या करता है? राज्य को नियंत्रित करता है, स्टेट को क्या करता है? एब्सोल्यूटिस्ट होने से बचाता है। तो ये है आपका कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, राइट। जैसे आगे आप पढ़ेंगे जब हम थॉमस हॉब्स की बात करेंगे। थॉमस हॉब्स जिनका जन्म 1588 में हुआ था, अमेरिका में सिविल वॉर चल रहा था, तो उन्होंने माहौल ही ऐसा देखा था, एनार्की वाला। तो उन्होंने कहा था कि जो लिव्याथन होगा, यानी कि जो राज्य होगा, राज्य को लिव्याथन कहते थे, यानी कि अथॉरिटी को लिव्याथन कहते थे वो, तो राज्य को पूरी पावर देने की बात करते थे, एब्सोल्यूटिस्ट की बात करते थे। तो यानी कि वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं आ सकता। वहीं पर मैं हॉब्स की बात करूँ, माफ़ कीजिएगा, जॉन लॉके की बात करूँ, मैं बात करूँ रूसो की बात करूँ, तो ऐसे जो लोग आए थे, इन्होंने कहीं ना कहीं राज्य को एक सीमित शक्ति देने की बात करी थी, सीमित, लिमिटेड पावर, एब्सोल्यूटिज्म की बात नहीं करी थी। तो यहीं से अगर आप राज्य को सीमित करना चाहते हैं तो उसके लिए नियम बनाने पड़ेंगे। तो इसी को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, क्योंकि ये जो नियम होते हैं जो राज्य को सीमित करते हैं वो कहाँ मेंशन होते हैं? संविधान में। तो संविधानवाद उसे कहते हैं। क्या भारत में संविधानवाद है? बिल्कुल है, क्योंकि भारत में क्या है? रूल ऑफ लॉ है। एवी डाइसी का जो रूल ऑफ लॉ है, एवी डाइसी ने 3 सिद्धांत दिए हैं जिससे हम आगे चर्चा करेंगे। भारत में हमें 2 सिद्धांत दिखाई देते हैं। तो भारत में रूल ऑफ लॉ है। जैसे अनुच्छेद 14 आप देख सकते हैं, इक्वेलिटी बिफोर लॉ, चाहे कोई भी सामने है, चाहे राष्ट्रपति क्यों नहीं है, उनको भी कानून के समक्ष समान रखा जाएगा। आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर 361 के तहत तो राष्ट्रपति और राज्यपाल को कहीं ना कहीं इम्यूनिटी मिली है, पर आप देखिए राष्ट्रपति को मिली है ना, तो पहले इम्पीचमेंट भी तो रखा है, महाभियोग भी तो रखा है। तो पहले महाभियोग चलाया जाता है, फिर उनको उस पद से बाहर निकाला जाता है, फिर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है, राइट। तो मुझे उम्मीद है संविधानवाद आप समझ गए होंगे। और देखिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए बहुत सारे हमारे जो आलोचक हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी खूबसूरत बात करी है। आलोचक से मेरा मतलब है यहाँ पर जिन्होंने कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म किया है, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्रिटिसिज्म किया, कंस्ट्रक्टिव किया है। तो उससे क्या होता है? हमारी कमियां हमें पता चलती है और हम उसको आगे और अच्छा कर पाते हैं। तो केसी बियरे की बात करें या डब्ल्यू.जी. एंड्रयू की बात करें, उन्होंने क्या बोला है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इंप्लाइज कहाँ होता है, कैसे पता चलता है? जहाँ पर डिवीजन ऑफ पावर होता है। क्या भारत में डिवीजन ऑफ पावर है? बिल्कुल है। अगर आप देखें अनुसूची 7 को, स्केड्यूल 7 को, वहाँ पर आपको डिवीजन ऑफ पावर दिखता है। एक्सेप्टेंस ऑफ प्लोरिटी ऑफ इंटरेस्ट इन सोसाइटी, बिल्कुल एक्सेप्टेंस ऑफ प्लोरिटी दिखता है। कभी भी आपको ये डिक्टेटरशिप तो नहीं दिखती ना, जिसकी जो इच्छा है वो कर सकता है। जैसे आर्टिकल 19 को आप देख सकते हैं। आपकी विचारधारा जो भी है, अगर वो नैतिक पूर्ण है, एथिकल है, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नो ऑथोरिटेटिव और डिक्टोरियल लीडरशिप, बिल्कुल आपको पता है हो ही नहीं सकती, क्योंकि हर 5 साल में तो चुनाव होते हैं, हर 5 साल में चुनाव होंगे, राइट। तो वो डिक्टेटरशिप तो आ ही नहीं सकती, एब्सोल्यूट लाइट तो आ ही नहीं सकते। और ऊपर से हमारा क्या है, अगर मैं इसमें देखूँ आर्टिकल 50 को देखूँ, तो सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है, जहाँ पर जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका और कार्यपालिका की शक्ति को अलग करने की बात की है। तो डिक्टेटर बनने के लिए तो आपको एब्सोल्यूट पावर चाहिए ना, तो होती नहीं हमारे वहाँ। मिनिमम कॉन्स्टेंट ऑन इंडिविजुअल फ्रीडम, बिल्कुल। जो हमारे वहाँ एक आर्टिकल 19 की बात करें, जो एक लिबर्टी की बात करता है इंडिविजुअल लेवल पे, वहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर जो एक्सेप्शंस हैं वो भी क्या हैं, बहुत जस्टिफाइड होने चाहिए। अदरवाइज ऐसा नहीं होता कि राज्य कभी भी कोई लिमिटेशन लगा देगा। जैसे इसका सबसे बढ़िया केस है आपका मनेका गांधी केस। मनेका गांधी केस जो 1978 है, मनेका गांधी जी को पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था एक कानून के तहत, उस समय जो एक्ट था उस कानून के तहत। और आगे चल के आपने देखा कि भारत में ड्यू प्रोसेस का सिद्धांत आया। ड्यू प्रोसेस एक डॉक्ट्रिन है ये। अब ये डॉक्ट्रिन क्या है, इसको मैं जोड़ सकता हूँ गोल्डन ट्रायंगल से। गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? 14, 19 और 21। यानी कि अब केवल एक आर्टिकल को नहीं पढ़ा जाएगा, 21 को पढ़ने के लिए 19 का भी सहारा लिया जाएगा, अनुच्छेद 19 का और अनुच्छेद 14 का भी, तब जाके अर्थ निकाला जाएगा। तो ड्यू प्रोसेस क्या करता है? विस्तारित कर देता है परिभाषाओं को। एक अनुच्छेद को नहीं पढ़ना है, बहुत सारे अनुच्छेद को एक साथ पढ़ना है। तो वहाँ से क्या होता है कि कहीं ना कहीं लोगों के अधिकार ज़्यादा सुरक्षित होते हैं।
राइट। तो यहाँ पर क्या है, इस चक्कर में क्या होता है कि राज्य जो है वो चाहकर भी ज़्यादा लिमिटेशन नहीं लगा सकता, राइट। और यहाँ पर क्या है, अकॉर्डिंग टू कार्ल जे फ्रीडरिच, द डिवीजन ऑफ पावर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। जैसे डिवीजन ऑफ पावर हमें दिखता है स्केड्यूल 7 में, और ये कहते हैं स्केड्यूल 7 सबसे अति महत्वपूर्ण प्रावधान है, प्रोविजन है, किसके लिए, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए। तो भारत में है ना, अगर आपके मेंस में आ जाता है, प्रूफ करिए, कमेंट करिए कि भारत में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, तो वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि भारत में स्केड्यूल 7 हमें दिखाई देता है, राइट। भारत में हमें रूल ऑफ लॉ दिखाई देता है, ठीक है, भारत में हमें सेपरेशन भी दिखाई देता है। तो ये सब किसका है उदाहरण, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के, क्योंकि ये राज्य को एब्सोल्यूट नहीं होने देते, तानाशाह नहीं होने देते, निरंकुश नहीं होने देते। आगे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में एग्जिस्ट इन अ मोनार्की और रिपब्लिक, एरिस्टोक्रेसी और डेमोक्रेसी इफ देयर इज डिवीजन ऑफ पावर। यानी कि आप कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को सिर्फ डेमोक्रेसी में नहीं देख सकते हैं, मोनार्की में भी देख सकते हैं, राजशाही में भी देख सकते हैं, परंतु ये मोनार्की एब्सोल्यूट नहीं होनी चाहिए, ये नॉमिनल होनी चाहिए, क्योंकि एब्सोल्यूट मोनार्की का मतलब होता है जहाँ पर उनके पास पूरी पावर होती है, तो वहाँ पर नहीं हो सकता। जहाँ पर आपको मोनार्की नॉमिनल दिखती है, आज के समय में देखिए आप, जैसे यूके में आज भी आपको मोनार्की दिखती है, राजा रानी दिखाई देते हैं, भूटान देख लीजिए, परंतु वहाँ पर रियल पावर संसद के पास होती है। तो इसलिए क्या है कि वहाँ पर आपको कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आप कह सकते हैं, जहाँ पर भी मोनार्क क्या हो जाता है, नॉमिनल हो जाता है। वही बात एरिस्टोक्रेसी, कुलीन वर्ग, एरिस्टोक्रेसी मतलब कुलीन वर्ग जहाँ पर शासन करते हैं, डेमोक्रेसी तो आप जानती हैं, राइट। अब ये मैंने बता दिया, संविधानों के विद्वानों के विचार हमने देख लिए। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन इंडिया, इंडिया में है, मैंने वो सारा बता ही दिया आपको। रिटर्न है, सबसे पहले तो रिटर्न होना चाहिए, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है हमारी, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मतलब होता है कि जो मिनिस्टर्स होते हैं वो एक विधायकों के प्रति या सांसदों के प्रति क्या होते हैं, जवाबदेही होती है उनकी, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, और हमें अच्छी तरह जानते हैं जो मॉडर्न डेमोक्रेसी के दो वेरिएंट हमें दिखते हैं, प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री, और भारत ने कौन सी उठाई है, पार्लियामेंट्री अडॉप्ट करी है। और पार्लियामेंट्री अपने आप में क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है। यहाँ पर क्या होते हैं, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं टुवर्ड्स लेजिस्लेचर। रूल ऑफ लॉ, बिल्कुल, जैसे आर्टिकल 14 है, राइट, इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि एबी डाइसी के नियम हम इस्तेमाल करते हैं। एबी डाइसी ने 3 सिद्धांत दिए थे, जिसमें से 2 हम इस्तेमाल करते हैं, डोंट वरी, हम आगे देखेंगे कौन कौन से थे। फंडामेंटल राइट्स होते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर, यस, स्केड्यूल 7, चेक एंड बैलेंस होता है हमारा, बिल्कुल होता है भाई। इसीलिए 99th अमेंडमेंट जो था, जो 2014 में लाया गया था, जिसको निष्कासित कर दिया गया था 2015 के द्वारा, क्योंकि वो चेक एंड बैलेंस में जब पाया गया तो वो अननेसेसरी हस्तक्षेप कर रहा था न्यायपालिका के अंदरूनी मुद्दों पे, और जो कहीं ना कहीं वॉल्यूशन आर्टिकल 50 का, क्योंकि आर्टिकल 50 अनुच्छेद 50 में साफ लिखा है कि जो कार्यपालिका है और जो न्यायपालिका है वो एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है। कम्युनिकेट करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, पर एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स बेसिक स्ट्रक्चर, बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तभी 368 है हमारे पास, राइट। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बिल्कुल हमारे वहाँ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। मैंने बताया था कि एक होता है कॉन्फेडरेशन, एक होता है फेडरल, संघीय और परिसंघीय। हमारे वहाँ जो प्रांत हैं उनके पास कोई भी शक्ति नहीं है कि हमारी यूनियन से बाहर हो पाएँ, और शक्तियों का विभाजन है, उसको फेडरल कहते हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, बिल्कुल हमारे वहाँ आपको दिखता है कि न्यायपालिका जो है वो कार्यपालिका से बिल्कुल क्या है, अलग है। इसीलिए आपने देखा होगा न्यायपालिका, अगर मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बात करूँ तो सुप्रीम कोर्ट का जिक्र हमें सीधे कहाँ मिलता है, आर्टिकल 124 से लेकर 147। तो वो सारी शक्ति अपने संविधान से लेती है, जिससे कि किसी भी तरह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्चतम न्यायालय किसी भी तरह से प्रभावित ना हो न्याय देते समय। वो सारी शक्तियाँ कहाँ से लेती है, संविधान से, ना कि सरकार के दबाव में फैसले लेती है, राइट। तो यहाँ से आप समझ पाए होंगे। अब देखिए लेक्चर के बाद आपने ये जानना होगा कि किस तरह से आप कोर्स को परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे अचीवमेंट देखिए, इस तरह से मयंक जी हैं, आकृति जी हैं, मयंक जी हैं, तो IPS IAS सेलेक्ट हुए हैं, राइट। यहाँ पर देखिएगा, ये सबसे पहले तो आप देख लीजिएगा कि ये जो कोर्स आपको पड़ेगा, जो टेस्ट सीरीज़ हैं रिलेटेड टू योर एग्ज़ाम, ये एग्ज़ाम भी आपका नो डाउट बहुत जल्द हो जाएगा, अप्रैल तक हो जाएगा, तो 2-3 महीने पड़े हैं आपके पास। तो ये 999 में, मात्र 999 की आपको टेस्ट सीरीज़ पड़ेगी। तो आपने टेस्ट सीरीज़ ज़रूर लेनी है और अपनी तैयारी को देख लेना है कि आप किस लेवल में है, राइट। और यहाँ पर क्या करना है, आपने प्ले स्टोर में जाके गोयला क्लासेस इस तरह से आएगा, उसको आपने इंस्टॉल कर लेना है, राइट। और ये भी याद रखना है, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है PPSC HDO 2026, इसमें आपने जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, राइट। और शेयर भी करना है, और सब्सक्राइब जरूर करना है। जो भी रिलेटेड नोटिफिकेशन है वो यहाँ अपलोड कर दिए जाते हैं, जिससे कि आप इन्फॉर्मेशन में पीछे ना रहें, राइट। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इसके कंप्लीट कोर्स की, तो ये पड़ेगा मात्र आपको 4,999 का, जो 10,000 का था, 50% का डिस्काउंट है, तो आपको पड़ेगा 4,999 का। और अगर ऑफलाइन आप चाहते हैं तो वो पड़ेगा आपको मात्र 9,999, राइट। और ऑफलाइन जो है हमारा खरड़ ब्रांच है, खरड़ पे आप आइए, ठीक है। और यहाँ पर याद रखिएगा
कि आपने क्या करना है, अपनी तैयारी ज़रूर करनी है, ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, ठीक है। और यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ये ऑफलाइन में अगर देखें तो ग्रेवाल बिल्डिंग खरड़ में, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है PPSC HDO 2026, और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो अगर आपकी कोई फ्रीक्वेंट क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, राइट।